हाँ बच्चों, हम लोग कक्षा 8 विज्ञान में, साइंस में मानव निर्मित वस्तुएं यानी मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, मैन मेड थिंग्स के बारे में बात कर रहे थे। तो उसमें हमने देखा कि मानव निर्मित वस्तुएं कहाँ कहाँ लगती हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं। जिसको मनुष्य ने बनाया, वस्त्र में जैसे टेरिकॉट हो गया, डेक्रान हो गया, भवन निर्माण में, घरेलू कार्यों में, कृषि कार्य में और औषधियों में। वस्त्र, इन इन तीनों का, वस्त्र निर्माण में, भवन निर्माण और जो है घरेलू कार्य में, इन तीनों की चर्चा हम पीछे वीडियो में कर चुके हैं। हम यहाँ पे भवन निर्माण में आपको एक रोचक चीज बताना चाहते हैं। अक्सर हमारे अंदर इच्छा ये होती है, हम जानना चाहते हैं कि सीमेंट कैसे जम जाता है, कैसे कठोर हो जाता है। तो उसको देखिए समझाने का प्रयास करेंगे। आपकी किताब में भी दिया हुआ, देखिए सीमेंट जो होता है, सीमेंट के साथ जब हम बालू मिला देते हैं और उसमें जब पानी मिलाते हैं तो वो सीमेंट क्रिस्टल बनाता है, सुई के आकार के क्रिस्टल बनाता है। और ये जो सुई के आकार के क्रिस्टल होते हैं, ये आपस में गुंथ जाते हैं, आपस में ये गुंथ करके, आपस में बंध करके एक कठोर पिंड का निर्माण करते हैं। तो बालू और इस तरह से बालू हुआ, और उसमें अगर गिट्टी डालें, गिट्टी हुआ, बजरी, और जो आपका ईंट हुआ, सब जो है क्या होते हैं, बंध जाते हैं, उसमें जुड़ जाते हैं। अच्छा, सीमेंट, ये रवे बनने के लिए उसमें पानी, जैसे आप जब मकान हमारा बनता है और ईंट की जोड़ैया होती है या प्लास्टर होता है, तो उसके बाद आप देखते हैं कि तरी दिया जाता है, उसको पानी दिया जाता है, उसको नमी दिया जाता है। तो कम से कम 1 सप्ताह तक नमी देना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि नमी अगर हम नहीं देंगे तो ये रवे ठीक से नहीं बनेंगे और ये गूंथेंगे नहीं। दूसरा एक और कारण ये होता है नमी देने का, कि अगर आप नमी नहीं दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये दीवार है और आपने जो है यहाँ पे आप यहाँ पे तरी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका अंदर ये बाहर की जो सतह है, यहाँ पे आप नमी नहीं दे रहे हैं तो बाहर की सतह, बाहर आपकी ये सूख जाएगी सतह, तो ये सूख जाएगी। और जबकि अंदर की सतह अभी पानी के साथ मिला करके आप गारा बनाए हैं ना, तो अंदर की सतह क्या है, अभी नरम है। तो अंदर की सतह जो उसमें नमी है, तो वो नमी जो है, जब नमी का जो भाप बन करके जब निकलेगा और बाहर आपका सूख चुकी सतह, तो बाहर जब ये निकलता है तो उसमें दरार बना देगा। जब भाप निकलेगा तो ऐसे उसको चीरते हुए निकलेगा, इस तरह से उसमें दरार पड़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है, अच्छा, जब हम नमी देते रहेंगे तो बाहर भी ठंडा, अंदर भी ठंडा, तो वो जो है आपका, तो उस स्थिति में ये अंदर का तुरंत वाष्पीकृत नहीं होगा, बल्कि वो धीरे धीरे उसका वाष्प निकलेगा और उतना जगह उसको मिल जाता है, इसलिए दरार नहीं पड़ेगी। तो आपको बता दिए। तो सीमेंट का जमना कैसे होता है, शार्ट में हम लिख देते हैं, सीमेंट कैसे जमता है। वो सुई के आकार के क्रिस्टल बन जाते हैं, सुई के आकार के क्रिस्टल बन जाते हैं, और जो आपस में गुंथ जाते हैं। सुई के आकार के क्रिस्टल बनकर गुंथ जाते हैं, बनकर आपस में गुंथ जाते हैं, इसलिए इस तरह से आपका सीमेंट जम जाता है, गुंथ जाते हैं, इस तरह सीमेंट जम जाता है। और तरी देना जरूरी है, नमी यानी कि जल यानी पानी से तरी देना, 1 सप्ताह तक तरी देना आवश्यक होता है। 1 सप्ताह तक तरी अगर नहीं देंगे हम, हैं, तो अंदर की जो नमी है, वो जब तरी नहीं देंगे तो बाहर गर्म हो जाएगी सतह, बाहर की सतह, भाई हवा में तापमान है ही, तो उसकी वजह से वो गर्म होगी। बाहर की सतह जब गर्म होगी तो अंदर की जो वो गर्मी थोड़ा बहुत अंदर जाएगी, तो जब अंदर जाएगी गर्मी, तो अंदर का जो नमी है वो भाप बन करके बाहर निकलेगी। जब बाहर निकलेगी तो तेजी से जब बाहर निकलेगी वो, तो ये जो है आपका जगह बनाएगी, जगह बना करके वो निकलेगी, तो इस तरह से उसमें दरार पड़ जाएगी सतह में, ठीक है, वो फट जाएगा आपका।
लेकिन अगर आप तरी दे रहे हैं बराबर, तो बाहर भी ठंडा है और अंदर भी ठंडा है, तो उतना जल्दी वाष्पीकृत नहीं होंगे। धीरे धीरे एक एक अणु, दो दो अणु निकलेंगे वाष्पीकृत होकर के, मतलब थोड़े थोड़े अणु निकलेंगे, और इस वजह से आपका वो दरार नहीं पड़ेगी। इसलिए तरी देना जरूरी होता है क्रिस्टलों के बनने के लिए, और दूसरी बात दरार न पड़े इसके लिए। ये आपकी किताब में दिया हुआ, पुस्तक में। अब आ जाइए तीसरा आपको जो है कृषि कार्य में, इसको बता चुके थे। अब आ जाइए औषधियों में। औषधियों में मानव निर्मित, पहले देखिए औषधि जो दवाएं होती थी, किसी की तबीयत खराब होती थी, तो जैसे जुकाम हो गया तो तुलसी का काढ़ा बना करके पी लेते थे, आराम भी हो जाता था। और फिर जो है आपका इसी तरह से नीम है ना, फोड़ा हो गया तो नीम की पत्ती है, और कान धुलने के लिए नीम की पत्ती का पानी में खौला करके उसको कान में डालते थे, साफ हो जाता था, कीड़े मर जाते थे। नीम का तेल पी लेते थे, पेट के कीड़े मर जाते थे। तो ये, लेकिन वो सब तो अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं। जड़ी बूटियों से, पेड़ पौधों से जो औषधियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे सिंकोना से आपका मलेरिया की दवा प्राप्त होती है। लेकिन उसके अलावा भी सिंकोना से मलेरिया की दवा प्राप्त होती है, आपका तुलसी से हम काढ़ा उसका पीते हैं और तमाम जड़ी बूटियां हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं बुखार में। चिरैता हो गया, उसका काढ़ा बुखार में पी लीजिए, बुखार होता है तो चिरैता का काढ़ा बनाकर पी लीजिए तो आपका बुखार दूर हो जाता है। मलेरिया की दवा सिंकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। तो ये सब आपका इस्तेमाल होते रहे हैं पहले से ही, पेड़ पौधों से, जड़ी बूटियों से हम दवाएं प्राप्त करते रहे हैं। लेकिन आधुनिक युग में जनसंख्या बढ़ने की वजह से नए नए शोध हुए, और विज्ञान का जो प्रगति हुआ उसकी वजह से नए नए शोध हुए और नई नई दवाइयाँ बनाई गई हैं। उन्हीं में एक दवाई आपकी एंटीबायोटिक दवाई है ना। तो ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो हैं आपकी, वो जैसे आपका पेनिसिलिन हो गया, ये कृत्रिम रूप से बनाई गई है एंटीबायोटिक दवाएं। ये जो है एंटीबायोटिक्स कौन कौन है हम आपको लिख देते हैं। ये देखिए आपका पेनिसिलिन, सबसे पहले यही एंटीबायोटिक खोजा गया था। पेनिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया है, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। देखिए हमको बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा संक्रमण के कारण होते हैं। तो उन सूक्ष्म जीवों, अच्छा और देखिए ये दवा बनती कैसे, एंटीबायोटिक्स थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे जीवाणु हुए, बैक्टीरिया, और ये कवक हो गए जो सूक्ष्म होते हैं, ये अपने अंदर से कुछ ऐसे रसायन पैदा करते हैं कि अन्य कोई जीव, अन्य कोई सूक्ष्म जीव उसमें जिंदा नहीं रह सकता। उनके लिए नुकसानदायक, इनके लिए नुकसानदायक नहीं होता लेकिन अन्य जीवों के लिए नुकसानदायक होता है। तो उन्हीं पदार्थों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो वही एंटीबायोटिक होता है, और उसी को दवा के रूप में, टिकिया के रूप में देते हैं, कैप्सूल के रूप में। और वो जब हमारे शरीर के अंदर हम लेते हैं तो उससे जीवाणुओं को मारता है, अन्य जीवाणुओं को। इस तरीके से एंटीबायोटिक दवाएं बनती हैं। तो पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ये आपका कवक से हैं, जो सूक्ष्म कवक होते हैं उनसे, और जीवाणुओं से, उन सब से बनाई जाती है एंटीबायोटिक्स। दवाओं के, औषधियों में कृत्रिम वस्तुओं का और क्या क्या इस्तेमाल होता है। देखिए कृत्रिम वस्तुओं या मानव निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल और क्या होता है। दवा तो बनी रही है, लेकिन दवा जिस खोल में रखी जाती है, देखिए वो प्लास्टिक का है, ये भी मानव निर्मित है, मनुष्य ने बनाया है। इस तरह देखिए आपका शीशी, ये देखिए आपका, ये भी प्लास्टिक का है, मानव निर्मित है ये। और देखिए आपका जो सिरिंज होता है, सिरिंज जिससे आपको इंजेक्शन लगाया जाता है ना, डिस्पोजेबल सिरिंज का आजकल इस्तेमाल हो रहा है। देखिए सिरिंज, ये भी प्लास्टिक का बना है और यह भी मानव निर्मित है, मनुष्य ने बनाया है। ये देखिए ड्रिप, जो किसी को ग्लूकोज को चढ़ाना रहता है, ये ड्रिप का इस्तेमाल करते हैं, तो यह भी क्या है, मानव निर्मित है, मैन मेड है ना। और ये देखिए ट्यूब है, ट्यूब पे जो आपका ट्यूब में मलहम वगैरह रहता है, तो ये भी मानव निर्मित है। ये दवाइयाँ देखिए प्लास्टिक के खोल में रखी जाती हैं, ये सब मानव निर्मित। और आ
आजकल जब किसी को चोट लग जाती है, कुछ फट जाता है, जैसे आपका त्वचा फट गई, आपकी सर फट गया, तो टांका लगाते हैं। तो टांका लगाने के लिए भी जो आजकल रेशे इस्तेमाल किए जाते हैं वो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, प्लास्टिक जैसे पदार्थों के होते हैं, बल्कि प्लास्टिक ही होते हैं, दूसरे टाइप के प्लास्टिक जो कि गल जाए, तो उनका इस्तेमाल करते हैं टांका सिलने में। तो सिरिंज में आपका देखिए, सिरिंज में आपका है ना, ये ड्रिप है, ये आपका प्लास्टिक का है। प्लास्टिक का बहुत सारा दवाओं में इस्तेमाल। इसके साथ साथ ये देखिए आपका ये इसका खोल जो है प्लास्टिक का है। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो अपनी सुरक्षा के लिए जो डॉक्टर मास्क लगाते हैं और ये आपका ग्लव्स पहनते हैं, और पूरे शरीर पे आजकल पीपीई किट लेकर के कोरोना के नाते पूरा पहन करके जा रहे, वो भी सब प्लास्टिक के बने हुए हैं। ये सब मानव निर्मित वस्तुएं हैं। प्लास्टिक भी एक मानव निर्मित वस्तु है। हमारे आज के आधुनिक युग में जो मनुष्य का जीवन सुविधाजनक हुआ है, उसमें प्लास्टिक का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद हम चलेंगे औषधियों में। फिर अब इसलिए हम प्लास्टिक के बारे में अब जो है अगली वीडियो प्लास्टिक के बारे में देखेंगे कि प्लास्टिक क्या है और कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में देखेंगे। हाँ बच्चों, अब देखिए आपको ये प्लास्टिक आप देख रहे हैं। प्लास्टिक जैसे बाल्टी हुआ, मग हुआ, हर जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल। बाल्टी आपकी बाल्टी हुई, मग हुई, खटिया देखिए बीनने में आजकल प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, नायलॉन का इस्तेमाल हो रहा है। नायलॉन भी एक प्लास्टिक ही है। और पॉलीथीन है ना, जो पॉलीथीन आपका वो भी क्या है, प्लास्टिक है। पॉलीथीन की थैली आजकल बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी क्या है, प्लास्टिक है। शीशी बोतल, ये देखिए आपका शीशी बोतल, ये भी क्या है, आपका प्लास्टिक है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्लास्टिक है क्या। मतलब प्लास्टिक से बहुत सारी वस्तुएं बन रही हैं, लेकिन ये प्लास्टिक है क्या। पानी का सूत्र तो आप जानते हैं, जल का सूत्र क्या होता है, आप फट से बताते हैं, H2O है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि प्लास्टिक का सूत्र क्या होता है, कि प्लास्टिक क्या चीज है। तो प्लास्टिक बच्चों जो है, ये रासायनिक रूप से अगर देखा जाए तो रासायनिक रूप से प्लास्टिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिकों के बहुलक होते हैं, जो उच्च अणुभार के होते हैं। इनका अणुभार बहुत उच्च होता है। जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन कैसे बनता है आपको बता रहे हैं। देखिए एथिलीन है ना, एक कैसे बनता है इसको बता रहे हैं। जैसे एथिलीन देखिए एक अणु है, एथिलीन अणु CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, ये एथिलीन का अणु है। तो एथिलीन का एक अणु है ये। जब बहुत उच्च दाब पे ये एकदम गैस होती है, ये इसका एक अणु अगर देखेंगे तो इतना छोटा कि आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे आपके चारों तरफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अणु है ना, बहुत छोटे छोटे, उसी तरह ये एक छोटा सा अणु है जो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, बहुत छोटा सा अणु है। उसका सूत्र है एथिलीन। लेकिन जब एथिलीन के बहुत उच्च दाब पर एथिलीन गैस को लेकर के हम प्रेरक की सहायता से बहुत उच्च दाब पर इसका अभिक्रिया कराते हैं, तो बहुत सारे एथिलीन के अणु आपस में जुड़ जाते हैं। बहुत सारे एथिलीन के अणु आपस में जुड़ जाते हैं। इसी तरह एथिलीन की बहुत सारी इकाइयां, जैसे आपका CH2 है ना ये। तो आप देखिए CH2 फिर CH2 जब जुड़ते हैं तो ये आपका जो डबल बॉन्ड है वो हट जाता है। CH2 इस तरह जुड़ते चले जाएंगे। यहाँ पे कितने CH2 अणु जोड़ दिए हम, 1 2 3 तो जोड़े। इस तरह चौथा जुड़ेगा, पांचवा जुड़ेगा, छठवां जुड़ेगा, जुड़ते जुड़ते सैकड़ों हजारों अणु जब आप जुड़ जाते हैं तो इसको देखिए, हजारों तो हम यहाँ पे लिख नहीं सकते, तो शार्ट में इसको ऐसे दिखा देते हैं। जब हजारों अणु आपस में जुड़ जाते हैं एथिलीन के, हजारों, कई हजार, 5000, 10,000 अणु जब जुड़ जाते हैं, यहाँ पे n लिख दे रहे हैं। n का मतलब बहुत बड़ी संख्या है। n का मतलब आपका, जैसे अगर 5 लिख दिया तो इसका मतलब CH2 5 बार, अगर 10 लिख दिया तो इसका मतलब 10 बार, 1000 लिख दिया तो 1000 बार। तो बहुत सारे जब जुड़ जाते हैं आपस में, तो वह जो है आपका दिखाई देने लगता है, और जो वो आपका एक बहुत रेशा बनता है, जिसको हम कहते हैं पॉलीथीन।
ये आपका हो गया पॉलीथीन शब्द जो एथिलीन से ही बना है, पॉलीएथिलीन, इसका पूरा नाम है पॉलीएथिलीन, लेकिन उसी को शॉर्ट में पॉलीथीन कहते हैं। तो ये पॉलीथीन जो है आपका, उसी तरह से आपका पॉलीथीन हो गया आपका। तो देखिए हाइड्रोकार्बन अणु है ना, कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए बहुत सारे अणु आपस में जुड़ जाते हैं तो आपका प्लास्टिक बनता है, पॉलीथीन प्लास्टिक। ये देखिए आपका पॉलीथीन। फिर देखिए आपका इसी तरह से पीवीसी पाइप आप लोग देखेंगे, पीवीसी पाइप आपका छत पर से जो पानी नीचे आता है, जिस पाइप के द्वारा आपके छत पर से पाइप के द्वारा पानी नीचे आता है ना, तो जो पानी नीचे आता है, और इसी तरह हैंडपंप में जो प्लास्टिक का पाइप लगता है तो वो प्लास्टिक पीवीसी पाइप ही होती है। तो पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, यानी कि वाइनिल क्लोराइड नाम का एक यौगिक है। बहुत सारे अणु वाइनिल क्लोराइड के बहुत सारे अणु जब आपस में जुड़ जाते हैं तो आपका ये पीवीसी प्लास्टिक बनता है। इस तरह बैकेलाइट आप लोग देखें, बैकेलाइट भी एक प्लास्टिक है। आप लोग देखेंगे स्विच जो होता है आपका, ये देखिए स्विच, ये देखिए बैकेलाइट है ना, ये देखिए आपका ये बैकेलाइट, ठीक है, बैकेलाइट हो गया। इस तरह आपका थर्माकोल भी एक प्लास्टिक है ना। ये जो है आपका एक स्टाइरिन नाम का एक अणु होता है, उस बहुत सारे अणुओं, स्टाइरिन के अणुओं को जोड़ने से बनता है, इसको स्टाइरान भी कहते हैं, थर्माकोल। इसका देखेंगे शादी ब्याह में प्लेट और जो बनती है थर्माकोल की बनती है। ये पैकेजिंग मटेरियल के रूप में भी इस्तेमाल होता है। जैसे आप कोई टीवी नहीं खरीद के लाइए तो ये जो उसी में मतलब इसी के द्वारा वो बंद रहता है इसी में, तो उससे क्या होता है कि कहीं धक्का वक्का लगेगा तो उसको टीवी टूटेगी नहीं आपकी, है। तो ये पैकिंग मटेरियल के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, थर्माकोल इसको कहते हैं, थर्माकोल हो गया। टेफ्लॉन क्या होता है, नॉन स्टिक बर्तन बनाने में। ये देखिए आपका ये बर्तन जो आपका कुकर, काले रंग का कुकर आप लोग देखे होंगे, इसकी विशेषता ये होती है इस पर टेफ्लॉन की कोटिंग की गई है। यह धातु का ही है, स्टील का ही है, लेकिन उसके ऊपर टेफ्लॉन नामक एक प्लास्टिक की कोटिंग की गई है, उसके ऊपर उसकी परत चढ़ाई गई है। इससे फायदा ये होता है कि इसमें तेल पानी चिपकता नहीं है, तेल चिपकता नहीं है इसमें, तो ये टेफ्लॉन कोटेड ये आपका है, टेफ्लॉन हो गया। नायलॉन भी एक प्लास्टिक है। देखिए नायलॉन आपका, देखिए ये बोरिया देख रहे हैं आपका, बोरिया की जो रस्सी है आपकी, ये नायलॉन की रस्सी है, देख रहे हैं? ये बड़ी काफी मजबूत होती है आपकी। नॉर्मल जो जूट की रस्सी होती है उससे भी काफी मजबूत होती है, बहुत ज्यादा मजबूत होती है, नायलॉन की रस्सी है। ये भी आपका सरल अणुओं के बहुलकीकरण से बनता है, इनके रेशे बनते हैं। अच्छा, नायलॉन का आप जो है खटिया वगैरह देखते होंगे, खटिया जो बिना जाता है आजकल प्लास्टिक से, वो भी क्या है, नायलॉन है। तो ये आपको बताया हमने कि जैसे कैसे जो है प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक रासायनिक रूप से संतुलित हाइड्रोजन यौगिकों के बहुलक अणु है, और इनका क्योंकि बहुत सारे अणु जब जुड़ जाएंगे तो इनका अणुभार काफी ऊंचा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है ना, हजारों में अणुभार होता है। तो जैसे पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया। अब आ जाइए प्लास्टिक। अच्छा, कुछ प्लास्टिक आप लोग देखते होंगे कि जब हम जैसे प्लास्टिक का मग अगर आग के पास पहुंच गया, आंच पड़ गई उस पर, तो वो पिघलने लगता है, नरम पड़ जाता है। जैसे देखिए ये प्लास्टिक है आपका, ये प्लास्टिक देख रहे हैं, प्लास्टिक का बोतल, ये प्लास्टिक का, वो नरम पड़ जाता है। देखिए इसके पास ले जा रहे हैं हम, तो देखिए पिघलने लगेगा, देखिए नरम हो गया, ये नरम पड़ जाता है। तो ऐसे अच्छा, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो नरम नहीं पड़ते गर्म करने पे। जैसे देखिए आपका ये बैकेलाइट है, ये जो स्विच वाला है ना, जो स्विच आपका इस्तेमाल होता है स्विच में, इसको अगर आप गर्म करें, ये प्रयोग आप करिएगा मत, जल सकते हैं, करिएगा सावधानी पूर्वक। इसको अगर आप गर्म करेंगे तो ये देखिए आपका नरम नहीं पड़ता है। नरम नहीं पड़ता बल्कि ये और कठोर हो जाता है। जबकि ये आपका क्या है, इसको गर्म करेंगे तो ये पूरा पिघल जाएगा, नरम पड़ जाएगा। तो ऐसे प्लास्टिक को, अच्छा इसको पिघला करके शीशी बोतल आप लोग देखते होंगे, कबाड़ा बीनने वाले ढेर सारा शीशी बोतल जुटा करके ले जाते हैं और उसको फिर मिल में बेच देते हैं। तो वहाँ पे पिघला करके इनसे फिर से
फिर से प्लास्टिक की बाल्टी है, प्लास्टिक की रेसे बनाकर चटाई वगैरह बनाया जाता है। तो फिर से इसको कहते हैं पुनर्चक्रण। तो ये जो प्लास्टिक होता है इसको पिघलाया जा सकता है, इसका पुनर्चक्रण हो सकता है। तो ऐसे प्लास्टिक को जिसको गर्म करने पे वो नरम पड़ जाते हैं उसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक उसको कहते हैं जिसको गर्म करने पर वो नरम पड़ जाते हैं, और इसलिए इनका पुनर्चक्रण हो सकता है, यानी इनको पिघला करके हम फिर दूसरी वस्तु बना सकते हैं प्लास्टिक की, जैसे आपका पॉलीथीन हो गया। अच्छा, लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो स्विच बोर्ड में आपके इस्तेमाल होते हैं, स्विच में, है ना, ये प्लास्टिक ऐसे होते हैं, ये जो आपका गर्म होने पर एक बार नरम पड़ते हैं, एक बार नरम पड़ेंगे, और एक बार नरम पड़ते हैं शुरू में, और इनको साँचे में ढाल लिया जाता है। फिर उसके बाद कभी ये गर्म किया जाए तो ये नरम नहीं पड़ते, बल्कि और मुलायम नहीं होते, बल्कि और कठोर हो जाते हैं। इसका फायदा क्या होता है, देखिए इसका इस्तेमाल क्यों, इसको बैकेलाइट कहते हैं, बैकेलाइट है ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक को कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक इसी का उल्टा है, इसलिए हमने इसका उदाहरण नहीं, इसको लिखा नहीं, इसका परिभाषा। मतलब यहाँ पे अगर लिखेंगे तो गर्म करने पर ये नरम नहीं पड़ते, एक बार नरम पड़ते हैं, फिर उसके बाद गर्म करने पर और कठोर हो जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं। इनका पुनर्चक्रण नहीं हो सकता। थर्मोप्लास्टिक का पुनर्चक्रण हो सकता है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का पुनर्चक्रण नहीं हो सकता। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर नरम पड़ते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक गर्म करने पर और कठोर या खुरदरे हो जाते हैं, जैसे आपका बैकेलाइट हो गया। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, और ये जो आपका पॉलीथीन क्या है, ये थर्मोप्लास्टिक है। ये भी आपका थर्मोप्लास्टिक है, इसको गर्म करेंगे तो ये नरम पड़ जाएगा आपका, है, थर्मोप्लास्टिक है। इसी तरह देखिए आपका ये भी थर्मोप्लास्टिक है, ये भी आपका थर्मोप्लास्टिक है। लेकिन ये जो आपका स्विच वगैरह में जो इस्तेमाल होते हैं ये क्या आपके, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इस तरह इस पे टेफ्लॉन जो कोटिंग है यह भी आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाएगा, है। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ा, प्लास्टिक के बारे में, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आप इसको नोट कर लेंगे, और फिर आप जो है किताब को भी पढ़िएगा ध्यान से। धन्यवाद।